Okay, so hello students, am I audible and visible to all of you? Welcome Sakshi, Amar, Sarla, Divyanshi, Satish, Pooja, Abhishek, Tanuj, Rishabh, Anirudh, Sudhanshu, Mehak, Bushra, अंश, कृति, वेलकम वेलकम वेलकम, सदबीर, सभी का स्वागत है गाइस, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन, और आज हम लोग पहली बार PYQ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे रेगुलर बैच कोर्स में लगभग 2 बार आप लोगों का कोर्स, मेन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चल रहा है। सो नाउ इट्स टाइम कि अगले महीने जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली है हमारे अनअकैडमी प्लस क्लासेस में, दैट इज PYQ, उसका ट्रेलर आज मैं आपको दिखा दूं कि आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्या। सो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो सर, हर स्कूल का तो अलग अलग होगा क्वेश्चन पेपर, तो कैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे? सो लेट मी इन्फॉर्म यू एंड लेट मी टेल यू गाइज दैट फ्यू ईयर्स बैक द माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज अ पार्ट ऑफ क्लास 12th करिकुलम, और बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर्स थे उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 हुआ करता था। तो आज मैं कुछ PYQ लेके आया हूं, करीब 2 PYQ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, कि हम एक करें या 2 करें, वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, let me introduce myself. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have completed my MCOM in business policy and corporate governance. I am a verified plus educator on Unacademy, having a teaching experience of more than 8 years, and I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, जहाँ पर आप जा सकते हैं और कोर्सेज टैब को सर्च करके आप उसमें से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो फ्री क्लासेस और स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि जिन्होंने प्लस लिया है वो तो सारा लेक्चर देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग करेंगे PYQ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर, इस साल तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे PYQs? डोंट वरी अबाउट दैट। जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको भी मैंने पढ़ाया है, मैक्सिमम टॉपिक्स जो है जो रिड्यूस सिलेबस है उसको भी मैंने अपने रेगुलर क्लास में पढ़ाया है। सो वी विल डू दैट ऑल्सो। इससे पहले कि फ्री क्लासेस की आप लोग एक बार टाइम टेबल नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली आप अटेंड कर सको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ओके, तो ये आप लोगों का डिटेल्स है। बिजनेस स्टडीज़ का मैंने रिवीजन रखा था, चैप्टर नंबर 1 का, उसका केस स्टडी भी हुआ है, और ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो पूरा चैप्टर 1 का मैंने इस बार स्पेशल क्लास में रखा हुआ था। उसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है उसमें मैंने न्यूमेरिकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रखा था एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व्स रखा है 25 जनवरी को 3 से 4:30 बजे तक, मतलब कल। तो सभी लोग इस पे उपस्थित रहिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू। प्लस क्लासेस के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। नाउ मूविंग ऑन टू द PYQ। चलिए, ये है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। वी विल सी द इंग्लिश पार्ट। तो देखिए, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पूरे PYQ अभी 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे, जितने भी समय हम लोग साथ में हैं, मैं चाहूँगा कि बीच बीच में अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है, जो आपके इस पर्टिकुलर PYQ से रिलेटेड ना हो, तो शायद मैं उसका रिप्लाई अभी न कर पाऊँ, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन आज PYQ सॉल्व करने में। तो क्लासेस से रिलेटेड डिटेल्स, पढ़ाई कैसे करनी है सर, कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं अलग से आपको टाइम दूंगा बीच बीच में ब्रेक करके।
ये देखो जैसे अभी सदबीर ने पूछ लिया, सर प्लीज हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स, माई एग्जाम इज ऑन 6 Feb। सब हम बाद में बात करेंगे उस चीज की, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे पी वाई क्यू। आप लोगों का मेन अभी मकसद होना चाहिए क्वेश्चंस को समझना और आंसर देखना, ठीक। चलिए, और अननेसेसरी कमेंट से बचने के लिए आप पहले तो किसी भी व्यक्ति के हाय, हेलो, हाउ आर यू, इन सब का रिप्लाई ना करें, और दूसरा हॉरिजॉन्टल मोड में रख के फुल स्क्रीन करके ये देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगा आपको क्वेश्चन, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड है, पीपीसी से रिलेटेड, जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं। इन द Okay. In the figure, the movement on the production possibility curve from point A to point B shows what? आपको multiple choice questions दिया हुआ है। A. Growth of all the resources in the economy. B. Underutilization of resources. C. Production of more units of commodity X and less units of commodity Y. And fourth, production of more units of good Y and less units of good X. चूंकि कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दिया है, इसका मतलब यह है कि वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस इन एन ऑप्टिमम मैनर। तो पहली चीज तो ये कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और ग्रोथ ऑफ ऑल द रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी, ये दोनों ही गलत जवाब है। दूसरा बचा है हमारा सी और डी ऑप्शन। तो अब समझना है, यहां पे आप लोग बिल्कुल ग्राफ को समझिएगा। इकोनॉमिक्स में ग्राफ अगर आप समझ जाते हो तो आपसे सारी चीजें जो है वो इजीली बन जाएंगी, ओके। अब समझते हैं कि यहां पर बोल क्या रहा है कि अगर पॉइंट ए से बी की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो बताइए क्या हो रहा होगा। तो समझिएगा कि अगर पॉइंट ए और बी से, ए से हम लोग बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए कि मैं एक इमेजिनरी नंबर देता हूं यहां पे 5, और यहां पे मैं एक इमेजिनरी नंबर देता हूं 10। सिमिलरली अगला जो पॉइंट बी है उसको मैं नंबर देता हूं सपोज 8, और इसको हम नंबर देते हैं मान लीजिए 6, ठीक। ये एक इमेजिनरी नंबर है जो मैंने आप लोगों को दिया है। अभी समझिएगा, पॉइंट ए जो था वो 10 था और 5 था, मतलब 5 था एंड 10 था। पॉइंट बी जो है वो 8 एंड 6 है। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी नंबर। बोला क्या है कि अगर सी और डी ऑप्शन में अगर आपको चूज करना है तो कौन सा सही होगा। पॉइंट ए से अगर हम बी की तरफ मूव करें तो देखेंगे तो एक्स का जो यूनिट है वो 5 से बढ़ के 8 हो गया है, मतलब मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स इज प्रोड्यूस्ड। और y की जो यूनिट्स है वो 10 से घट के 6 यूनिट हो गई है, मतलब लेस यूनिट्स ऑफ गुड y। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। जितने लोग भी आज पूरा सेशन अटेंड करेंगे शुरू से लास्ट तक, कुछ चीजें आपको आपकी बहुत इंप्रूव होगी। पहली, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, आंसर कैसे देना है। दूसरा, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डैश, straight line parallel to x axis, straight line parallel to y axis, falls as more units are produced, rises as more units are produced। चलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब आज हम कॉस्ट कर्व पढ़ रहे थे तो मैंने इससे रिलेटेड कई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन कराए। ये जो होता है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है जो लगातार रिड्यूस होते रहता है। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से होगा कि ये लगातार क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, और इसका जो शेप बनता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो करेक्ट आंसर इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। सर ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए,
जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर कांस्टेंट रहता है, जैसे 0 1 2 3 4। कोई भी यूनिट्स ऑफ कोई भी लेवल ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करो, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली और उस फैक्ट्री को आप यूज कर रहे हो, चाहे आप उस फैक्ट्री में एक शर्ट बनाओ या 10,000 शर्ट बनाओ, आपको 12,000 रुपये, मान लीजिए अगर रेंट है तो 12,000 रुपये फिक्स देना पड़ेगा हर महीने, चाहे आप 0 यूनिट बनाओ, 4 यूनिट बनाओ या 3 यूनिट बनाओ। सो यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है। और अगर मैं AFC निकालूं तो AFC का फॉर्मूला होता है TFC डिवाइडेड बाय Q, तो लगातार ये क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। इज इट क्लियर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के कितने कौन सा फॉर्मूला इसमें सही है? तो ध्यान से समझिएगा, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के टोटल 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है MC ऑफ n इज इक्वल्स टू TC ऑफ n माइनस 1, TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला होता है MC ऑफ n इज इक्वल्स टू TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1। थोड़ी देर पहले 12:30 बजे हम लोगों ने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन में इसका पूरा डेरिवेशन देखा है प्रूफ के साथ। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो MC ऑफ n इज इक्वल्स टू TFC ऑफ n माइनस TFC ऑफ n गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज D, दैट इज MC ऑफ n इज इक्वल्स टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी A S shaped, B an inversely S shaped, C a U shaped और D an inverse U shape। तो समझिएगा, जो एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है AP, वो पहले तो इंक्रीज होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और फिर वो डिक्रीज होने लगता है। तो जब इसका ये नेचर होता है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ये मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट कर्व। और ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो होता है बेसिकली, अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये यू शेप दिखेगा। दिस इज इन्वर्टेड यू शेप दिखेगा। यू इस तरीके का शेप होता है, जबकि अगर कोई कर्व इस तरीके का शेप का है तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, इन्वर्टेड यू शेप्ड। फाइन, इनवर्स यू शेप्ड। अगला प्रश्न, आई होप आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने फिर से कहा कि जो सीरियस बच्चे हैं, जो सच में इससे आउटपुट लेना चाहते हैं, वो फुल स्क्रीन में देखें, कमेंट को इग्नोर करें। इफ द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स चेंजेस ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, क्या बोला है बेटा, मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स चेंजेस इन द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, द मार्केट सप्लाई कर्व विल डैश। तो इसका पहले तो मतलब समझना, याद रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों काफ़ी टेक्निकल है और बुद्धि के हिसाब से सॉल्व करोगे। रट के कोई पर्सन जाएगा नहीं बनने वाला, समझना। अब अगर हम बात करें मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई किसी भी कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में कब बढ़ेगी, ठीक है, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है। क्या आ रहा है, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी।
ठीक है, क्या बोल रहा है, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम पहले यूज करते थे अब उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, ज्यादा अच्छी हो गई है टेक्नोलॉजी। तो जब भी इंप्रूवमेंट होगा टेक्नोलॉजी में तो याद रखिएगा कि आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन सप्लाई। सो यहां पे बोला इफ द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंजेस ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देन द मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, अगला, अभी ये वाला समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वाला, इफ द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंजेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ फैक्टर इनपुट। मैंने आप लोगों को जब सप्लाई पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था एक चीज बुद्धि में घुसा लीजिएगा कि आपका मार्केट सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा ये आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भाई जब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उतना ज्यादा मार्केट में सप्लाई करूंगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो मैं सप्लाई नहीं करूंगा। अब यहां पे एक फैक्टर बोल रहा है कॉस्ट, दैट इज फैक्टर इनपुट के प्राइस में बढ़ना। अगर देखो फैक्टर इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है, देखना बड़ा मजा आएगा आपको, फैक्टर इनपुट का प्राइस यहां पर बढ़ जाता है जब जो जिस भी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप शूज मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए फैक्टर इनपुट क्या होगा, लेबर। ठीक, अब मान लीजिए कि लेबर का प्राइस बढ़ जाता है या बोलेंगे अपन कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाता है, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, प्राइस को हम क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि हम दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, तो फिर यहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा कभी भी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्रॉफिट से लिंक करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंजेस ड्यू टू राइज इन द, ओ सॉरी, यहां एक मिनट मेरी तरफ से एक छोटी सी गलती हुई है। यहां पे पूछा है मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा, तो चूंकि ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा, ये तो सही बात है, लेकिन मार्केट सप्लाई कर्व में क्या चेंजेस आएगा, तो यहां पर आएगा राइटवर्ड शिफ्ट। यहां पे क्या आएगा बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट। इज इट क्लियर, हियर इट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट। अब समझिएगा कि दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, एक तो होता है मूवमेंट और दूसरा होता है शिफ्ट। शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी के अलावा किसी भी दूसरे फैक्टर में चेंज आएगा। तो यहां पे जो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है ये अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है और इस वजह से यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि मार्केट सप्लाई कर्व में क्या चेंजेस है वो पूछा गया है। अगर मार्केट सप्लाई में कर्व मतलब मार्केट सप्लाई में क्या चेंजेस हुआ ये पूछता तो इंक्रीज आता। सिमिलरली यहां पे मार्केट सप्लाई ऑफ एक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, तो यहां पे जो सप्लाई है वो घट जाएगी, और जब सप्लाई घटेगी तो फिर आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। इज इट क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ममता को समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन 3 बेटा देखो, जो एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है ना, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, उसका अपना एक नेचर होता है, ठीक है। हाँ ममता, एवरेज प्रोडक्ट कर्व का अपना एक नेचर होता है। एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व देखो, एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या होता है कि पहले वो इंक्रीज होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और फिर वो डिक्रीज होने लगता है।
ये देखो जैसे ये हो रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और फिर वो डिक्रीज होने लगता है। तो ये कौन से शेप बनाता है ये? तो यहां पर देखो कि ये इन्वर्टेड यू शेप बना रहा है, हाँ या नहीं? दिस इज व्हाट इन्वर्टेड यू शेप। यस मानसी। बुशरा नाज, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूं बेटा। देखो क्या लिखा है, अगर मान लीजिए कि फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट का मतलब होता है जो इनपुट आप यूज कर रहे हो ना फाइनल गुड्स बनाने के लिए, अगर वो बढ़ जाता है तो, ठीक, अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो समझिए यहां पर कि अगर मान लीजिए कि जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हो उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बोलता हूं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बोलता हूं यहां पर कि मान लीजिए कि आपका प्राइस है, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपका प्रॉफिट होगा और ये आपका सप्लाई होगा। मान लीजिए कि आपके किसी कमोडिटी का प्राइस है 100 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 60 रुपए, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा 40 रुपए, और इस केस में आप 1000 यूनिट की सप्लाई कर रहे हो मार्केट में। अब आपका फैक्टर इनपुट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के मान लीजिए 80 हो जाता है और आपका प्राइस जो गुड्स का है वो कांस्टेंट रहता है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। चूंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा तो एक प्रोड्यूसर ये सोचेगा यार अभी तो प्रॉफिट कम है, अभी कम सप्लाई करता हूं, 1000 यूनिट सप्लाई नहीं करता हूं, अभी सिर्फ 400 यूनिट सप्लाई करता हूं। जब प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो फिर बाद में ज्यादा यूनिट सप्लाई करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, सप्लाई कम हो गई और किस वजह से कम हुई? क्योंकि अदर फैक्टर्स दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें चेंजेस आया। और जब भी अदर फैक्टर्स में कोई चेंज आता है तो ये शिफ्ट होता है, और चूंकि सप्लाई कम हो रहा है इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। याद रखिएगा पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप चैप्टर पढ़े हुए होना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है और मैं पीवाईक्यू में बैठ जाऊं, ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिख रहा है ये 12th का है, जब उनके टाइम पे 12th था तो उस टाइम का पेपर है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। आपको बताना है कि जो दो स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नॉर्मेटिव है। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव मतलब फैक्ट और नॉर्मेटिव का मतलब सजेशन। यस और नो? मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव एनालिसिस का मतलब या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब फैक्ट, और नॉर्मेटिव का मतलब सजेशन। अभी समझना क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला इंडिया जम्प्ड 23 पॉइंट्स इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स टू 77th प्लेस, हाईएस्ट इन 2 years। इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है कि इंडिया 23 पॉइंट ऊपर उठ के 77th प्लेस पे आ चुका है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में। थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। क्या होता है कि किस देश में बिजनेस कितना आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स चलाता है। उसमें इंडिया ने बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल की, 77th प्लेस पर वो पहुंच चुका है। इसका मतलब ये फैक्ट है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो जब फैक्ट होता है तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और इसलिए ये वाला जो होगा फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा ये होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक। दूसरी चीज जो यहां पर होगी
वो लिखा है द गवर्नमेंट शुड फर्दर लिबरलाइज द बिजनेस रूल्स। तो शुड देखते ही सजेशन दिया जा रहा है, इसका मतलब दिस इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगला बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स with examples. Distinguish between normal goods and inferior goods with examples. अभी मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली इन सभी क्वेश्चंस को लिखना कैसे, अगर ये आपको जानना है तो आप मेरे अनअकैडमी के प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अगले महीने से पूरा डिटेल्ड मैं आंसर राइटिंग लिखवाऊंगा, जैसे अभी लिखवा रहा हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्लस क्लासेस में। हर एक क्वेश्चन को हैंड रिटन में लिखवाता हूं, ये बताने के लिए कि कैसे एग्जैक्टली लिखते हैं आंसर। ठीक है, आप किसी दिन स्पेशल क्लास में आइएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर्स लिखते हैं। फाइन, अभी मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कुछ सजेशंस। पहली चीज तो ये कि यहां पर जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कुछ एक फॉर्मेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेंटर में लिखिएगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर का है, 6th, तो यहां पे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6th। उसके बाद अगर डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में है तो आप लोग कॉलम बनाओगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा बेसिस का, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, और उसके बाद आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले मीनिंग। ठीक, तो मीनिंग में क्या लिखोगे तो ध्यान से समझिएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मुझे मैसेज कीजिए @CS महक, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स को कहा जाता है जिसको एक के जगह में दूसरा यूज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप माजा पीते हैं। ठीक है, आप माजा पीते हैं, अब माजा का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आप फ्रूटी भी पी सकते हैं, इसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप स्लाइस भी पी सकते हैं, इसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप ट्रॉपिकाना ले सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड, दूसरे गुड्स के बदले में तीसरा गुड्स, ये जो है इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करने पे ही आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं पेन और इंक की, तो यहां पर जब तक के इंक पेन में नहीं डलेगा पेन का कोई मतलब नहीं है, और बिना पेन के इंक का कोई यूज नहीं है। मतलब दोनों को आप साथ में यूज करोगे तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसी तरीके से कार एंड पेट्रोल, कार या डीजल, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंतर्गत आता है। जब दोनों को एक साथ यूज करोगे तभी वो यूज में आएगा। ठीक, तो एक तो मीनिंग हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो रिलेशनशिप का। तो सर रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे? तो रिलेशनशिप में देखिएगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, ध्यान से सुना मेरे वर्ड को, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और गिवन कमोडिटी के डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सर ये क्या बात हुई? आइए समझाता हूं ये वाला पॉइंट भी।
समझिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। खैर, जो फ्री में मिल रहा है उसको पहले फोकस कर लो। सब्सटीट्यूट गुड्स, देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी बढ़ेगा तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखोगे। और जब अदर फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हो तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को कांस्टेंट रखोगे। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग सब्सटीट्यूट गुड्स की। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, माजा और फ्रूटी का, ठीक। किसका किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा? माजा और फ्रूटी का। अब मान के चलते हैं कि जो फ्रूटी है ना, फ्रूटी, ये सब्सटीट्यूट गुड्स है। ये क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स। और माजा जो है, माजा वो आपका गिवन कमोडिटी है। सर, ये गिवन कमोडिटी और सब्सटीट्यूट क्या होता है? गिवन कमोडिटी का मतलब जिस कमोडिटी के डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं, और फ्रूटी जो कि सब्सटीट्यूट गुड्स है, उसके प्राइस में अगर चेंजेस आते हैं तो क्या असर पड़ेगा, वो हम एनालाइज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो समझिएगा, यहां पे ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया माजा का प्राइस, और ये हो गया माजा की क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब समझना यहां पर, समझिएगा, हम लोगों को गिवन कमोडिटी की डिमांड से मतलब है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस से मतलब है। अब मान लीजिए कि फ्रूटी का डिमांड था 20 रुपए, माजा का भी डिमांड, फ्रूटी का प्राइस था 20 रुपए और माजा का प्राइस भी था 20 रुपए। दोनों का प्राइस जब बराबर था तो 100 यूनिट्स की डिमांड होती थी माजा की, मतलब 100 बॉटल माजा की डिमांड खत्म हो जाती थी। अभी समझिएगा कि अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, फ्रूटी जो है पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिलने लग गई, जबकि माजा 20 का 20 रुपए ही मिलता है। मुझे एक बात बताओ, आप क्या पीना पसंद करोगे, फ्रूटी या माजा? कीपिंग असाइड कि आपको क्या पसंद है, यहाँ पे बात पसंद नापसंद की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्राइस की बात हो रही है। मुझे बताओ क्या पीना पसंद करोगे, फ्रूटी और माजा? Yes, all of you. What you will prefer? Of course, fruity. Yes, फ्रूटी। क्यों? क्योंकि कीमत उसकी कम है। तो अब जो लोग माजा पीते थे, अब वो फ्रूटी पीना स्टार्ट कर देंगे, मतलब माजा की डिमांड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घट के 50 यूनिट, ठीक, 50 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है तो गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। जब भी प्राइस कम होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो गिवन क्वांटिटी की डिमांड भी कम हो जाती है। दोनों की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर कम हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो यहां पे हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट। तो यहां पे मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। मीनिंग में लिखना है यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लिख सकते हैं यूज्ड जॉइंटली। उसके बाद रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है वो समझ लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। आई होप सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की।
ओके, समझना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो एक साथ कंज्यूम किए जाएंगे। जैसे इसमें दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो इंक और मार्कर। मार्कर जो है वो गिवन कमोडिटी है, और इंक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले सकते हैं। रिलेशनशिप में यश सिर्फ इतनी बात है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर कम होगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी कम होगी। इस टेबल को देख लो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, ठीक है। अब इधर देख लेते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये प्राइस है, अब मान लीजिए कि इंक आता है 30 रुपए का, ठीक। इंक आता है कितने रुपए का? एक बॉटल आती है 30 रुपए की, और मार्कर का जो प्राइस है वो है, एक मार्कर की कीमत जो है वो मान लो 20 रुपए है, ठीक है। तो जब मार्कर की प्राइस 20 रुपए है और इंक की प्राइस 30 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांडेड टोटल 100 यूनिट्स का है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इंक का प्राइस 30 रुपए से बढ़ के 60 रुपए हो जाता है, सीधा डबल हो जाता है, तो अब लोग 20 रुपए का मार्कर तो खरीद लेंगे, लेकिन फिर उसमें इंक डालने के लिए 60 रुपए का इंक खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में होगा क्या, क्योंकि बिना मार्कर, बिना इंक के मार्कर तो चलने से रही। तो अब यहां पर होगा क्या कि चूंकि मार्कर, इंक का प्राइस बढ़ गया है, इस वजह से मार्कर की डिमांड कम हो जाएगी और लोग चौक से लिखना स्टार्ट कर देंगे या कंप्यूटर में पेन टैप से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे मार्कर की जो डिमांड है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो अब यहां पर देखिए रिलेशनशिप कैसा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो यहाँ पे अगर कीमत बढ़ रही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जा रही है। यस और नो? कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर बढ़ रही है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जा रही है। ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद आप कर्व भी लिख सकते हो। इसमें कर्व कैसा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इस वजह से आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर घटता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर इंक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आप उसमें कर्व भी बना सकते हो और उसके बाद आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो एक और पॉइंट आएगा कर्व का और दूसरा पॉइंट आएगा एग्जाम्पल का, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 12th का एक PYQ भी 2-3 हो चुका है तरुणा, आप जाके देख सकते हो बेटा सैंपल पेपर, ठीक है। 2-3 उसमें भी हो चुका है और नेक्स्ट मंथ से वो फुल फ्लेज चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिमिलरली हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहला आएगा बेसिस,
फिर आएगा नॉर्मल गुड्स, नेक्स्ट आएगा इंफीरियर गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो बेसिस में सबसे पहले तो मीनिंग लिख लेंगे। नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच हैज अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, विच हैज व्हाट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब यहां पे आप लोग मीनिंग में ये लिख सकते हो कि जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है इनकम के इंक्रीज होने से। सो नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इनकम। इंफीरियर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द इनकम। y is denoted by income is denoted by y। अब यहां पर समझिएगा, ऑल ऑफ यू यहां पर समझिएगा, मान लीजिए कि अभी मैं बासमती राइस कंज्यूम करता हूं, ठीक है। तो महीने में मान लीजिए कि मैं 2 किलो यूज करता हूं, सपोज, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरी इनकम बढ़ गई, तो अब मैं बासमती राइस ज़्यादा यूज़ करने लगूंगा, ज़्यादा डिमांड करूंगा, ज़्यादा परचेज करके रख लूँगा। तो इस केस में मेरी इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी। बासमती राइस जो है उसका इनकम बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ रही है, इस वजह से वो नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कि अभी मैं 2 रुपए किलो चावल वाला चावल कंज्यूम करता हूं, सपोज, ठीक है, 2 रुपए किलो। अब हुआ क्या कि जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है तो अब मैं उसको रिप्लेस करके बासमती राइस लेना कंज्यूम कर दूंगा। इसका मतलब मेरे लिए इंफीरियर गुड्स हो गया वो कौन सा, 2 रुपए किलो वाला चावल, वो इंफीरियर गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड मैंने कम कर दी और मैं किसी सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि कोई भी कमोडिटी, नॉर्मल कमोडिटी या इंफीरियर कमोडिटी, उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है या उस पर्सन के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मेरे लिए 2 रुपए किलो चावल इंफीरियर गुड्स हो, जबकि किसी और पर्सन के लिए वही 2 रुपए किलो चावल नॉर्मल गुड्स हो। इज इट क्लियर? रिलेटेड गुड्स जो होते हैं अथर्व, वो होता है सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करूं इफेक्ट की, तो यहां पे जो नॉर्मल कमोडिटी होता है बच्चा, नॉर्मल कमोडिटी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है। नॉर्मल कमोडिटी क्या होता है? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। वही इंफीरियर गुड्स की मैं बात करूं तो इंफीरियर गुड जो है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब कि अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशन तो नॉर्मल गुड्स में देखेंगे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम कम होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शायद उल्टा लिख दिया था। यहाँ पर समझना, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे दोनों ही केसेस में प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कांस्टेंट मानेंगे।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मैं सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। हालांकि एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिसमें आप ये बता सको कि इनकम की पर्सन और इनकम के प्रेफरेंस के ऊपर निर्भर करता है। आप इसमें बासमती राइस वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। यस यश, अथर मैंने कहा ना बेटा, इंफीरियर गुड्स का या नॉर्मल गुड्स का कैसे कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे आप कलर टीवी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बासमती राइस का एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंफीरियर गुड्स, कोई भी गुड्स इंफीरियर है या नॉर्मल है, ये उस पर्सन के प्रेफरेंस के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उस गुड्स के ऊपर निर्भर करता है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सबको? डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल एंड इनकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिस्कस ब्रीफली यूजिंग हाइपोथेटिकल स्केड्यूल द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा ऊपर वाला पहले पढ़ लेते हैं। डिस्कस हाइपोथेटिकल स्केड्यूल द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझाना है आपको हाइपोथेटिकल स्केड्यूल लेके। अब बच्चे क्या करते हैं कि ट्राई करते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेबल, बेटा वैशाली मैं आपको बता रहा हूं कि 12th का पीवाईक्यू आधा हो चुका है, आप YouTube में जाके देख सकते हैं। कुछ जो है वो डेट आपको फरवरी में मिल जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिलेटेड पूछो। क्लासेस कब होंगी, ये कब होगा, वो कब होगा, उसके लिए मैं अलग से टाइम दूंगा आप लोगों को लास्ट में। ठीक है, डिस्कस ब्रीफली यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ध्यान से समझिएगा, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है अपने मन से, इमेजिनरी। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते, याद करने की कोशिश करते, याद तो नहीं कर पाते लेकिन याद करने की कोशिश करते हैं। सर जी एक बार मेरा नाम ले लो, घर वाले सुन रहे। तो प्रियांशु के स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं उनके घर वालों को नमस्कार करता हूँ। और प्रियांशु हमारा काफ़ी होनहार बच्चा है। अगर हमारे प्लस क्लास का ही बच्चा है तो आई गेस वही प्रियांशु होगा, या कोई अलग प्रियांशु है, तो भी बड़ा होनहार बच्चा है, मेरी क्लासेस अटेंड करता है। सो वेरी गुड प्रियांशु, इसी तरीके से अटेंड करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो बेटा। सो यहाँ पर डिस्कस ब्रीफली यूजिंग अ हाइपोथेटिकल स्केड्यूल द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए समझते हैं। समझना, आप लोगों को एक कंसेप्ट मैंने बताया था टोटल और मार्जिनल का। अभी समझिएगा, बच्चे क्या करते हैं, जनरली रटने की कोशिश करते हैं। डोंट गेट इंडल्ज इनटू रट्टाफिकेशन। आप अगर इकोनॉमिक्स में रटने जाओगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, ये याद रखिएगा, समझना आप। तो सर एक बात बताइए, टेबल को कैसे लॉजिकल याद रखें? तो देखो, कोई भी टेबल ना एक पर्टिकुलर लॉ पर निर्भर करता है, कोई भी टेबल एक पर्टिकुलर लॉ पर निर्भर करता है। जैसे कि ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है दैट एज एंड व्हेन द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करता है,
तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार कम होते जाती है। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं एक समोसे के ठेले पे गया, मैंने पहला समोसा खाया, थोड़ी भूख कम हुई, दूसरा समोसा खाया, भूख और कम हुई, तीसरा खाया और कम हुई, चौथा खाया और कम हुई, पांचवा खाने के बाद मैं पूरी तरीके से फुल हो चुका था। अब मैंने कहा कि अब और नहीं खा सकता। अब यहां पे समझिएगा भूख कम क्यों हो रही है, क्योंकि जब पहले समोसा खाया, अच्छा, जब पहले समोसा खाया तो भूख कम हुई, और जब दूसरा समोसा मैं खाऊंगा तो मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन पहले समोसे से मिली थी उससे कम सेटिस्फेक्शन दूसरे समोसे से मिलेगी। इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि हर एक एडिशनल यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन कम कम मिलते रहेगी, और इस वजह से आपका मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर माइनस में चला जाएगा। तो आप समझ लो कि कोई भी यहां पर नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो और उसके हिसाब से स्केड्यूल बना सकते हो। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले आप लोग लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी मैं टेबल बना के दिखा रहा हूं आप लोग को। थोड़ा सा पहले आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझिएगा, आंसर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप बीच में लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन 7, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? टोटल यूटिलिटी, ये मैं आपको 6 नंबर के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ, आप लोग पेन कॉपी निकाल के ये वाला आंसर लिखिए ऑल ऑफ यू। yes, write down this particular answer, you will get to know how to present the answer in your examination. सबसे पहले सेंटर में लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, फिर एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर एक लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज derived from the consumption of all possible units of a commodity। ठीक, उसके बाद आप सेकंड में मीनिंग समझाओगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में लिखोगे मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द, साथ साथ में लिखते जाना बच्चा, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द change in total utility साक्षी बेटा, मैंने आपको क्लास में क्या समझाया था उसको ध्यान रखो बस। डोंट गेट इंडल्ज इनटू अननेसेसरी कमेंट्स एंड डोंट एडवाइज एनी वन एल्स, जस्ट यू फोकस ऑन योर स्टडी, दैट्स इट। Marginal utility refers to the change in total utility when one additional unit of commodity is consumed। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। अब उसके बाद आप लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उस टेबल के हेल्प से हम लोग उस चीज को समझेंगे। तो ऐसे लिखेंगे द रिलेशनशिप, मुझे लगता है प्लस वाली ही साक्षी होगी, द रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU can be explained as
with the help of schedule। सुधांशु, ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा, फटाफट लिखो। अब मैं आप लोगों को टेबल बनाना सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे टेबल बनाते हैं। ओके, चलिए, तो टेबल कैसे बनाना है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लो यूनिट्स कंज्यूम। द फर्स्ट थिंग विल बी व्हाट, units consumed। second will be your marginal utility। next will be your total utility and last जो होगा वो होगा रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले यूनिट्स कंज्यूम में 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी एट 0 यूनिट विल बी 0, टोटल यूटिलिटी विल बी 0। अब देखो, मैंने कहा कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। अब आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, लगातार पहले रिड्यूस करना है, फिर 0 कर देना है और फिर माइनस में कर देना है। ठीक, कोई भी नंबर रैंडमली आप ले सकते हो। लगातार पहले मैंने रिड्यूस कर दिया, फिर एक पॉइंट पे 0 कर दिया और एक पॉइंट में माइनस कर दिया। अब इसी से हम टोटल यूटिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जगह 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10, देन 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, 18 प्लस 4 इक्वल टू 22, 22 प्लस 0 इक्वल्स टू 22 एंड 22 माइनस 2 इक्वल्स टू 20। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो रिलेशनशिप को। ये पहला रिलेशनशिप है, मतलब पहला स्टेज है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यहां पर देखेंगे, अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो देखो, टोटल यूटिलिटी लगातार इंक्रीज हो रहा है, 10 18 22, तो मतलब ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से। कैसे पता चला सर, तो देखो, पहले ये 10 से बढ़ा था, फिर ये 8 से बढ़ा, फिर ये 4 से बढ़ा, हाँ या नहीं, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन हमेशा कम कम रेट से। तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, इस वजह से टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। दूसरे वाले फेज में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 0, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस केस में आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, दैट इज 22। और लास्ट में जब आप देखोगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जब व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी था वो फॉल हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लो, 10 8 4 0 -2। याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनाओगे, तो पहले डिक्रीज करते जाना, एक पॉइंट पे 0 ले लेना और एक पॉइंट पे माइनस में ले लेना। उसके बाद टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे, तो ऐड करते जाओगे, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 0 22, 22 माइनस 2 20। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके।
फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, देन यू विल एक्सप्लेन इट। और जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे, आपको 6 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और लिखोगे भी कैसे, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम द अबव टेबल वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम द अबव टेबल वी कंक्लूड दैट। फिर पॉइंट्स में लिखते जाइएगा। क्या लिखोगे पॉइंट्स में, तो पहला ये स्टेटमेंट लिखोगे दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, फिर सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखोगे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0 टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। और फिर तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखोगे दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव टोटल यूटिलिटी फॉल्स। ग्राफ याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितना हो सके ग्राफ बना के आओ और टेबल बना के आओ। लेकिन चूंकि आपको यहां स्पेसिफिकली सिर्फ स्केड्यूल बोला है, यू डोंट नीड टू मेक द ग्राफ, यू डोंट नीड टू मेक द ग्राफ। स्केड्यूल बोला है तो स्केड्यूल, ग्राफ बोला है तो ग्राफ। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। यस, यही तो यही ये ऐसे ही लिखना है, यही रिलेशनशिप पूछा है। स्केड्यूल के हिसाब से आपको रिलेशनशिप लिखना है। ये हो गया आपका पूरा 6 नंबर का आंसर। चाह के भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता अगर मेरी बात ऐसे मानते हुए चलोगे तो। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हैव प्रेजेंटेड देयर आंसर शीट टू द स्कूल टीचर एंड देयर स्कूल टीचर हैज अप्रिशिएटेड दैट दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर। ठीक है, सत्यम तिवारी का एक क्वेश्चन था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स, यही क्वेश्चन था ना। इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। इंफीरियर गुड्स इनकम से रिलेटेड होता है और गिफन गुड्स प्राइस से रिलेटेड होता है। इंफीरियर गुड्स का रिलेशनशिप इनकम से कुछ इस तरीके से होता है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ध्यान से सुना, रिपीट नहीं करूंगा, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव हो जाएगा, ये इंफीरियर का हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं गिफन गुड्स की, तो गिफन गुड्स का रिलेशनशिप प्राइस के साथ होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो गिफन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर प्राइस कम होता है, इनकम नहीं, अगर प्राइस बढ़ता है गिफन गुड्स का तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर गिफन गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी भी डिमांड कम हो जाती है। इसके पीछे एक स्टोरी है। सर रॉबर्ट गिफन ने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ वर्कर्स को देखा कि वो वर्कर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, एक था मीट और दूसरा था ब्रेड। उन्होंने ये देखा कि ब्रेड और मीट वो दोनों कंज्यूम करते थे अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखने के लिए। बट हुआ क्या कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो उन लोगों ने मीट का कंजम्पशन कम करके ब्रेड का कंजम्पशन और बढ़ा दिया। इसका मतलब उनके लिए वो एक स्पेशल प्रकार का इंफीरियर गुड्स था जिसमें प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड और बढ़ गई। तो यहां पर ब्रेड का प्राइस बढ़ा बट उसके कारण डिमांड और बढ़ गई। दिस इज नोन एज गिफन गुड्स। ठीक है, यहां पे बोला है डिस्कस ब्रीफली यूजिंग अ हाइपोथेटिकल शेड्यूल द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, दक्ष गुप्ता ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। गिफन गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है
जिसका अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर उसका प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। जबकि इंफीरियर गुड्स क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है इंफीरियर गुड्स। अब ये गिफन गुड्स कहाँ से पढ़ा? तो एक पर्सन थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। उन्होंने देखा कि जो मजदूर थे, लो पेड वेज वर्कर्स जो थे, वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए या खाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ब्रेड और मीट। ठीक, ब्रेड का प्राइस 20 रुपए था, मीट का प्राइस 200 रुपए है मान लो। अब हुआ क्या कि ब्रेड का प्राइस बढ़ के 50 रुपए हो गया, उसके बावजूद मीट का प्राइस तो उतने का उतना ही रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बावजूद इन लोगों के लिए मीट के कंपैरिजन में ब्रेड खाना ज्यादा सस्ता है अभी भी। तो वो लोग क्या करेंगे, जितना खर्चा वो लोग मीट पर करते थे अब उसको कम कर देंगे, और वो पैसा बचा के वो लोग ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड भी बढ़ गई। इसको कहते हैं गिफन गुड्स। सत्यम उनके नाम पे ही नाम रखा गया। यस, चलिए बात करते हैं हाइपोथेटिकल शेड्यूल, द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है, ये कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का। ये जो कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है बेटा? इंडिफरेंस कर्व का। पूरा आंसर इसमें नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे लिखेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करने से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 बी, फिर लिखोगे इंट्रोडक्शन, उसमें आप समझाओगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें आप क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है ये बताओगे, और फिर ये दोनों चीज आप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वह रेट होता है जिसमें आप एक कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हो दूसरे कमोडिटी को डिक्रीज करके, उस रेट को हम कहते हैं एमआरएस। अभी आपको टेबल के थ्रू समझ में आ जाएगा, समझिएगा। टेबल बना देता हूं मैं यहाँ पे। पहला रहेगा कॉम्बिनेशन, दूसरा रहेगा कमोडिटी एक्स, तीसरा कॉलम रहेगा कमोडिटी वाई, और चौथा कॉलम रहेगा एमआरएस, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, पी क्यू आर एस टी। कमोडिटी एक्स जो है वो हम लोग
1 2 3 4 5। ठीक, अब समझना इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट ये कहता है कि चाहे मैं P कॉम्बिनेशन के गुड्स लूं, Q कॉम्बिनेशन के गुड्स लूं, R कॉम्बिनेशन के गुड्स लूं, S कॉम्बिनेशन के गुड्स लूं या T कॉम्बिनेशन के गुड्स लूं, कोई भी कॉम्बिनेशन लूं, मुझे उससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक, ये होता है इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट। मतलब 1 यूनिट ऑफ 15 लूं या 1 यूनिट ऑफ x एंड 15 यूनिट्स ऑफ y लूं, 2 यूनिट ऑफ x एंड 10 यूनिट्स ऑफ y लूं, 3 यूनिट ऑफ x और 6 यूनिट्स ऑफ y लूं, 4 यूनिट ऑफ x एंड 3 यूनिट्स ऑफ y लूं, या 5 यूनिट ऑफ x और 1 यूनिट ऑफ y लूं, इन कोई भी कॉम्बिनेशन लूं तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये जो है ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब समझिएगा सवाल ये उठता है कि सर यहां पर आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ x कंज्यूम करने के लिए 5 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस किया। चलिए ये समझ में आ गया कि 5 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट ऑफ x को गेन करने के लिए। फिर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x को गेन करने के लिए आपने दोबारा सिर्फ 4 यूनिट्स ऑफ y को ही सेक्रीफाइस किया, जैसे कि 10 - 6, 15 - 10 5, 10 - 6 4। फिर तीसरे टाइम पे आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ x गेन करने के लिए सिर्फ 3 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस किया, और फिर एक एडिशनल यूनिट ऑफ y को गेन करने के लिए आपने 2 एडिशनल y को सेक्रीफाइस किया। तो सर आप हर बार कम कम सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? तो यहां पर समझिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझिएगा मेरी बात को। पहली चीज तो ये कि चूंकि हमको पी क्यू आर एस टी सभी कॉम्बिनेशन से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, इस वजह से अगर हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन लगातार कम होते जा रहा है। शांत दिमाग से समझोगे प्राची तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे x का, ठीक है, और तो y का कंजम्पशन को आपको कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि अगर दोनों को बढ़ाओगे तो इनडिफरेंस कर्व बनेगा ही नहीं। और इनडिफरेंस कर्व कहता है कि चाहे आप p के कॉम्बिनेशन लो या Q कॉम्बिनेशन के गुड्स लो या R कॉम्बिनेशन के गुड्स लो या S कॉम्बिनेशन के गुड्स लो या T कॉम्बिनेशन के गुड्स लो, हर एक कॉम्बिनेशन से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये इनडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट कहता है। तो अगर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए तो भैया एक को अगर बढ़ाओगे तो दूसरे को तो कम करना पड़ेगा ना। लेकिन सवाल यहां पर वो नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। सवाल ये है कि हर बार कम कम रेट से सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? पहले 5 से कम किए, फिर 4 से कम किए, फिर 3 से कम किए, फिर 2 से कम किए, तो ऐसा हर बार कम कम क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो? तो इसका कारण ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी बढ़ाते जाओगे, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार कम होते जाएगी। तो अब आप समझो कि अगर कोई कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का एक एक एडिशनल यूनिट बढ़ाता जा रहा है तो हर बार उसको हर एक एडिशनल यूनिट से कम कम सेटिस्फेक्शन मिलते जा रही है। और अगर आपको किसी भी चीज से कम कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो दूसरे कमोडिटी का ज्यादा सेक्रीफाइस क्यों करोगे? इसी वजह से चूंकि मुझे एक्स कमोडिटी से कम कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसलिए वाई के यूनिट्स को मैं लगातार कम सेक्रीफाइस करूंगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैंने y को पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया, फिर 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया और फिर 2 यूनिट ही सेक्रीफाइस किया। आ रही है बात समझ में? यस और नो? चलिए,
जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट रहेगा कहीं पर भी, आप मेरे वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है, रिपीट देख सकते हैं, आपके लिए मौजूद रहेगा ये। ओके, लेकिन आई एम हैप्पी दैट सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मजेदार प्रश्न की, और वो है कॉस्ट से रिलेटेड प्रश्न। सो गाइज, आर यू रेडी? जबरदस्त है क्वेश्चन। यस रोशन, पूछो। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। और जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करें मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे एक हाथ में क्वेश्चन होगा और दूसरे हाथ में सॉल्यूशन मैं खुद से लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ अपने मोबाइल से, और आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाएंगे ताकि बार बार पलटना ना पड़े। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वांटिटी, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, गैप छोड़ छोड़ के थोड़ा सा। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, ठीक। उसके बाद दूसरा आएगा टोटल कॉस्ट, टीसी। बड़ा मजेदार है ये प्रश्न। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। तो ये याद रखिएगा, एक चीज मैं बताना भूल गया, हमेशा 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 जिंदगी में याद रख लो, तो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनाओगे, ऑलवेज स्टार्ट इट विथ जीरो। भले ही क्वेश्चन में 1 से ही क्यों ना स्टार्ट किया हो, क्वेश्चन में अगर 1 से भी स्टार्ट किया है तब भी आप सॉल्यूशन 0 से ही स्टार्ट करोगे। जहां जहां पे खाली है वो अपने को मिसिंग फिगर निकालना है। ठीक, तो जहां जहां पे मिसिंग है वहां पे मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरे साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप बोलोगे प्रीवियस स्लाइड तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम उसको तरीके से एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। देखो, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कि अपने को निकालना क्या क्या, टीसी, टीवीसी और एवीसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि भैया टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक। दूसरा एवीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। मतलब फंडा एकदम क्लियर है, अगर आपको टीएफसी और टीवीसी पता है तो टीसी निकल जाएगा, अगर आपको टीवीसी पता है तो एवीसी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों टेबल को यूज करके, आई मीन तीनों कंपोनेंट को यूज करके हमको निकालना है अल्टीमेटली आंसर। अब कैसे निकालेंगे सर, तो आइए समझते हैं। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाना। सबसे पहली चीज,
टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट 200 दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट 200 दिया हुआ है। अब हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला दैट टी सी इज इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो हम लोग एक तो ये निकाल सकते हैं कि टी एफ सी निकाल सकते हैं। पहला वर्किंग नोट, एक जगह भी अगर मिस हुआ तो पूरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा और दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन यहां पे रखो। एक बार फिर से 2 मिनट का एक मिनट का समय देता हूं, इसको लिख लो। क्वेश्चन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे टीएफसी क्या होता है। टीएफसी इज इक्वल्स टू टीसी माइनस टीवीसी होता है। अब आपको पता है कि अगर एक यूनिट का भी अगर टीएफसी पता चल जाए तो पूरे लेवल ऑफ आउटपुट का टीएफसी पता चल जाएगा। तो यहां पर देखो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर 200 टीसी है और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 0 है, तो हमारा टीएफसी आ गया कितना, 200। and this will be constant at all the levels of output since TFC remains constant at all levels of output. Therefore TFC is equals to 200 at all the levels. तो अपने को एक और कॉलम यहां पर बनाना पड़ेगा। ये वाला जो कॉलम है ये हम लोग एडिशनल बना रहे हैं खुद के पर्पस के लिए। टीएफसी लगातार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 200 200 200 200 200। ठीक, अभी सबसे पहले क्या करो कि जहां जहां पर आपको टीवीसी दिया हुआ है वहां वहां पे आप टीसी की वैल्यू निकाल दो। तो एक ही जगह ऐसा है जहां पे आपको टीएफसी पता चल गया, टीवीसी पता चल गया, तो टीसी भी पता चल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे टीसी एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट। हम लोग निकाल लेंगे टीसी एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू टीएफसी एट सेकेंड लेवल प्लस टीवीसी एट सेकेंड लेवल। तो टीएफसी हो गया 200 प्लस टीवीसी एट सेकेंड यूनिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 180। इट इज गिवन एज 180। तो ये हो जाएगा टीसी एट सेकेंड यूनिट इक्वल्स टू 380। टीसी एट सेकेंड यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 380। टीसी एट सेकेंड यूनिट 380। ठीक है, अभी आगे सर कैसे निकालेंगे, अभी समझना। हम लोगों को फर्स्ट यूनिट का टीसी और टीवीसी निकालना है। अच्छा, एक चीज पहले, क्या हम जीरो लेवल का एवीसी निकाल सकते हैं, तो भैया जीरो लेवल का तो एवीसी 0 ही होगा। चलिए ये पता चल गया। अब टीवीसी एट फर्स्ट यूनिट हमको निकालना है, लेकिन हम लोगों को ना टीसी पता है और टीएफसी बस पता है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। तो टीवीसी और एवीसी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या, टीवीसी और एवीसी के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, तो यहां पर समझेंगे। टीवीसी इज इक्वल्स टू होता है एवीसी इंटू क्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, टीवीसी एट सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा, एवीसी इंटू क्यू। और एवीसी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवीसी एट सेकेंड यूनिट आपको सॉरी फर्स्ट यूनिट का निकालना है अपने को, फर्स्ट यूनिट का निकालना है। तो एवीसी एट फर्स्ट यूनिट आपको दिया हुआ है कितना, 100। तो हो जाएगा 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100। टीवीसी एट 1 इक्वल्स टू 100।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग TVC एट 1 इक्वल्स टू 100। अब TVC पता चल गया, TFC पता चल गया, तो TC भी पता चल जाएगा। तो TC एट फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा? TC एट फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा? TFC एट फर्स्ट यूनिट प्लस TVC at first unit. So here TFC is equals to 200 plus TVC at first unit कितना हो जाएगा? TVC at first unit कितना हो जाएगा? 100. So here TC at first unit will be equals to 300. Here it will be equals to what? 300. Sorry, 300. एकदम बच्चे की तरह आप लोग को सिखा रहा हूँ, ताकि अगर एकदम वीक बच्चा भी होगा जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाए। इतनी चीज़ें हम लोग को मिल गई। अब हम लोग को ABC एट सेकेंड यूनिट निकालना है, तो इजीली पता चल जाएगा। ABC एट सेकेंड यूनिट निकालना है तो इजीली पता चल जाएगा। TVC एट सेकेंड यूनिट डिवाइडेड बाय Q, क्योंकि एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो TVC एट 2 कितना है? 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ABC एट सेकेंड विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 90। फाइन। और उसके बाद आपका आ गया थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट पे अपने को पहले TVC निकालना पड़ेगा और उसके बाद TC निकल जाएगा। तो ABC इंटू Q करेंगे तो TVC आ जाएगा। ABC इंटू Q करेंगे तो TVC आ जाएगा। कौन से यूनिट का? कौन से यूनिट का? थर्ड यूनिट का। तो ABC एट थर्ड यूनिट कितना है? ABC एट थर्ड यूनिट है 80। क्वांटिटी कितना है? 3, तो हो जाएगा 240। सो हियर TVC एट थर्ड यूनिट विल बी इक्वल्स टू 240। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8 दिया 24 240। अब हम लोग TC एट थर्ड यूनिट निकाल लेंगे, दैट इज TFC एट थर्ड यूनिट प्लस TVC एट थर्ड यूनिट। तो ये जाएगा 440, 240 प्लस 200 इक्वल टू 440। फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे नोट्स में लिख देता हूँ, ताकि बच्चे लोग को कभी कभी आप कॉस्ट बना रहे हो तो कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, ये नोट्स ज़रूर लिखना, सो दैट आपको कभी 6 महीने बाद अगर आप ये नोट्स कॉपी खोलो तो आपको समझ में आए कि हाँ ये कैसे आया था। तो TC एट थर्ड यूनिट इज इक्वल्स टू TFC एट थर्ड प्लस TVC एट थर्ड। 200 कितना था? 240 था क्या? 240 था ना? ओके, तो ये आ गया 440। और फिर लास्ट बच गया हमारा कौन सा? लास्ट बच गया हमारा TVC 4 और ABC 4। तो एकदम सिंपल है, TC पता है, TFC पता है, तो TVC पता चल जाएगा। 490 माइनस 200, 490 माइनस 200, तो सर 490 माइनस 200 हो जाएगा हमारा 290। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। TVC एट फोर्थ यूनिट, TVC at 4 unit is equals to TC at 4 minus TFC at 4. $490 minus 200 is equals to TVC at 4th unit will be equals to 290.
और फिर हम लोग इससे AVC एट 4 निकाल सकते हैं। AVC एट 4 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, TVC एट 4 डिवाइडेड बाय Q, तो 290 डिवाइडेड बाय 4, तो ये जाएगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72.5। एंड दिस इज हाउ वी ऑल हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टेबल। अब मैं वापस से चैट बॉक्स को देख लेता हूँ। ठीक है, यस और नो, क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ या नहीं एवरीवन? यस। 0 यूनिट पे 200 कैसे होगा? तो बेटा 0 यूनिट पर भी टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ लगता है, यश। सर प्लीज बता दो कि 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं फॉर बेसिक्स एंड क्लास 12th? सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मेरे से इंपॉर्टेंट पूछोगे तो ऐसे जवाब मिलेगा, मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मार्केट चैप्टर से रिलेटेड है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ऑल ऑफ यू आर यू रेडी? हाउ इज द जोश गाइस? गुड। Okay, so in the given diagram, OP is the market determined price and OP1 is the price fixed by the government। याद रखो, अपने बुद्धि को एकदम शांत कर दो, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो। दुनिया में कौन चैट कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस यहाँ रखो। ओपी जो है, ओपी ये ओपी, ये प्राइस डिटरमाइन हुआ मार्केट के हिसाब से, मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो जहां पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है हमारा मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड OP1 इज द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड OP1 इज द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये OP और OP1 के झमेले से अच्छा है कि आप इसको कोई नंबर दे दो। जैसे इसको मैंने 50 दे दिया, इसको मैंने 80 दे दिया, तो जो OP था वो मान के चलो कितना हो गया 50, और OP1 कितना हो गया 80। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पूछा क्या है कि बताइए सर कि ये जो डायग्राम है ये प्राइस सीलिंग रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस फ्लोरिंग रिप्रेजेंट करता है? तो पहले तो समझ लो कि प्राइस सीलिंग क्या होता है और प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, पढ़ाई को बोरिंग बनाओगे तो जिंदगी में कभी पढ़ाई घुसेगी नहीं दिमाग में। इंटरेस्टिंग बनाओ, तो दिमाग लगाओ कि सर ये प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग होता क्या है। सीलिंग का मतलब ऊपर, छत, सीलिंग, और फ्लोरिंग का मतलब नीचे, बेस।
प्राची अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप पढ़िए बेटा लाइव, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स ओके। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर समझिएगा यहाँ पर क्या मतलब होता है इसका। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर और फ्लोरिंग का मतलब होता है नीचे। आगे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है समझना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है मिनिमम, इतना तो मिलना ही चाहिए। और प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। क्या? प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम, इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। और प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप समझना यहाँ पर बेटा, मैं इक्वली अच्छा पढ़ाता हूँ बेटा। चाहे वो 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाऊँ या एक बच्चे को अकेले पढ़ाऊँ। सो यू कैन प्लीज़, अगर आप आते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं 50 लोगों के साथ एक साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर समझना कि प्राइस सीलिंग, एंड थैंक यू फॉर सो मच अप्रिसिएशन बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ अब समझना यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट वो दोनों प्राइस फिक्स करती है, सीलिंग भी करती है फ्लोरिंग भी करती है। कब करती है समझना, अगर मान लो कि मार्केट में 50 रुपए किसी चीज की कीमत चल रही है, तो गवर्नमेंट ने 80 रुपए क्यों सेट किया होगा। ध्यान से सोचना इस बात को, सोचना सोचना। 50 रुपए अगर 50 रुपए अगर मार्केट में प्राइस सेट हो गया है, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं 50 रुपए नहीं, 80 रुपए होना चाहिए इसकी कीमत। तो ये तो तभी होगा जब गवर्नमेंट को लगेगा कि यार 50 रुपए ना प्रोड्यूसर्स के साथ गलत है। इतना कम प्राइस में अगर ये लोग बेचेंगे तो इनका तो लागत नहीं निकलेगा, कॉस्ट नहीं निकलेगा। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, हायर प्राइस सेट करती है। तो मान लीजिए 80 रुपीज उन्होंने सेट कर दिया, तो ये जो कीमत है इसको हम कहेंगे प्राइस फ्लोर। क्या कहेंगे बेटा, प्राइस फ्लोर मिनिमम। अब बच्चे जनरली क्या सोचते हैं कि ये जो 50 है इसके ऊपर है 80, और सर ने बताया था सीलिंग ऊपर होता है तो ये प्राइस सीलिंग। बेवकूफियत मत करके आना एग्जाम में, एग्जाम में बेवकूफियत मत करके आना। मैंने क्या समझाया, फ्लोर क्या होता है मिनिमम, नीचे मिनिमम। सीलिंग क्या होता है ऊपर मैक्सिमम। तो कोई भी प्राइस मार्केट के द्वारा अगर डिटरमाइन किया जा रहा है 50 और गवर्नमेंट सेट कर रही है 80, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर रही है प्रोड्यूसर के लिए कि भैया 80 यूनिट 80 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी को हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके बारे में अभी बात चल रही है आजकल देश में। तो ये जो प्राइस फ्लोर है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है कि सर ये प्राइस फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग है, ठीक। दूसरा, आई डिस्कस द लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट इन द गिवन कंडीशन। अब देखो मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग की इंग्लिश कैसी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक्स में क्या होता था कि बड़ा खतरनाक इंग्लिश लिखा होता था, तो समझ नहीं आता था उसमें। तो हम लोग क्या करते थे, बोर्ड एग्जाम में हिंदी को रिफर करते थे। जो चीज इंग्लिश में समझ नहीं आता था ना, हिंदी में रेफर करते थे, और हिंदी में एकदम आसानी समझ में आ जाता था। फिर जैसे ही इसमें लिखा है, इस स्थिति में बाजार के संभावित व्यवहार की व्याख्या करें। मतलब आप समझ में आ गया, अरे वाह वाह वाह, मतलब अपने को बताने कि मार्केट में कैसा बिहेवियर होगा। तो समझिएगा कैसे लिखोगे इसका आंसर, समझना दिमाग से, दिमाग से, बिल्कुल दिमाग से। अगर गवर्नमेंट ने जो चीज 50 रुपए की मिल रही है उसको बोल दिया कि भैया अब 80 रुपए में मिलेगा, तो समझना एक बुद्धिमान इंसान के हिसाब से सोचना
कि कोई भी चीज अगर 50 की मिलनी चाहिए लेकिन आपको 80 की मिलेगी तो आप डिमांड बढ़ाओगे कि कम करोगे? यस, आप डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे? अरे प्राची बेटा, मैं पर्सनली नहीं पढ़ा सकता बेटा, और लाइव क्लास में पर्सनली कैसे पढ़ाया जाएगा? मतलब ऑनलाइन क्लास में सबको एक साथ ही पढ़ाया जाएगा? ये देख, यस, हाँ, डिमांड विल डिक्रीज। जो चीज़ 50 रुपए की मिल रही थी अगर वो 80 रुपए की मिलने लग जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डिमांड जो है ये कम हो गई है, हाँ या नहीं? पहले इतना डिमांड था, मान लीजिए 100 का डिमांड था, अब डिमांड जो है वो घट के कितना हो गया? डिमांड जो है वो अब घट के कितना हो गया? 60 रुपए, मतलब 60 यूनिट हो गया मान लो। और जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ के, जब कीमत बढ़ती है तो लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देता है, और प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ा के कितना कर दिया? बी पॉइंट पर कर दिया, मान लीजिए 120 यूनिट। ठीक, 120। आ रही है बात समझ में? अब इससे होगा क्या समझिएगा। अब यहां पर होगा क्या कि जब डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा हो गई है, क्या बोला मैं? डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो इससे क्या सिचुएशन होगी? इससे सिचुएशन क्या होगी? इससे सिचुएशन मार्केट में एक्सेस सप्लाई की हो जाएगी, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि देखो बेटा ऐसा है कि जो चीज़ 80 रुपए की, जो चीज़ 50 रुपए की मिलनी चाहिए तुम 80 रुपए में बेच रहे हो, हम नहीं खरीदेंगे। बेचना है तो 50 रुपए में ही बेचो। तो फिर यहाँ पर होगा क्या? फिर यहाँ पर होगा क्या? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि प्रोड्यूसर उतना माल नहीं बेच पाएगा 80 रुपए में जितना बेचना चाहिए, तो उसको इलीगली कम कीमत पर 50 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, या 60 रुपए में बेचना पड़ेगा, या 70 रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर 50 रुपए की चीज को 80 रुपए सेट कर दिया जाए तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, फिर सप्लायर को या प्रोड्यूसर को मजबूरन कम कीमत में बेचना पड़ेगा। हाँ आयुष, आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा, अभी आ रहे हैं। आई बात समझ में? आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले यूट्यूब सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि हम लोगों ने एग्जैक्टली कहाँ तक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर को भी, और ठीक है। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। अब मैं बात कर लेता हूँ प्लस क्लास की, जिसको भी अगर मेरी क्लासेस पसंद आती है और आपको पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो बेटा। ये है मेरे प्लस क्लासेस की टाइमिंग डिटेल्स जो दिया है, 12:30 से 1:30 बजे तक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, 5 बजे से 6 बजे तक रिविजन चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, और हर मंडे सब्जेक्टिव टेस्ट एनालिसिस होता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो इसका कारण है कि सबसे पहले तो मेरी क्लास में कुछ फीचर्स है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, दैट इज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, कोई भी चीज़ का रट्टाफिकेशन नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। सेकेंड, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं कुछ इस तरीके से रिलेट कर दूंगा कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करना ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि जब तक कि आप ये नहीं जानोगे कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका आगे यूज़ क्या है, कैसे यूज़ है, तब तक कि आपके सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। आंसर राइटिंग सेशंस
होते रहते हैं, अभी क्लास में वही चल रहा है। नोट जो है वो आपको क्लास में ही लिखवाता हूँ मैं, प्लस पीपीटी के फॉर्म में भी मिल जाता है। चार्ट और पिक्चर दोनों मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से शुरुआत हो गई है, आगे कंटिन्यू फेब में चलते रहेगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन की क्लास अभी चल रही है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ये सब जो मिलेगा ये बहुत कम कीमत पर आपको मिल रहा है, और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स जो है 11th और 12th में, सारे मतलब सारे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल स्ट्रीम्स, ऑल फैकल्टीज। तो 1 महीने के लिए 2700, 3 महीने के लिए 5850, 6 महीने के लिए 9000, 12 महीने के लिए 13500 आप ले सकते हो। बस याद रखिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा मयंक CS लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्लान्स हैं। आइकॉनिक थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, इसका कारण ये है कि यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा, वीकली रिपोर्ट आपको दिया जाएगा, पेरेंट्स से कनेक्ट किया जाएगा, और स्टडी प्लानर भी आपको बनाकर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जस्ट रिमेंबर माय रेफरल कोड मयंक CS